नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम मौर्य वंश से आगे शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अगले और वंशों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग आते हैं सबसे पहले। पुष्यमित्र शुंग यह एक ब्राह्मण थे। उत्तर भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। ठीक है, तो अब कहाँ की बात आ गई? उत्तर भारत की आ गई है। इसमें पहले वे मौर्य साम्राज्य के सेनापति रहे थे। 185 ईस्वी पूर्व में इसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की रात में दरबार में अकेला बुलाया और उसकी पीठ पर छुरा घोंपकर बृहद्रथ की हत्या कर दी और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जाति से कौन थे? ब्राह्मण थे ये। ठीक है, तो उसमें सेनापति थे, तो उन्होंने रात में बुलाया और अचानक से उन पर हमला कर दिया और मार दिया और खुद राजा बन गए और शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में पुष्यमित्र का एक शिलालेख मिला है और दिव्यावदान के अनुसार यह राज्य शांगला यानी कि वर्तमान में सियालकोट तक विस्तृत था। भाष्य में पतंजलि और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज के गोत्र ब्राह्मण थे, यानी कि जो आज के भारद्वाज ब्राह्मण हैं उसी गोत्र के थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने जो मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ, उसकी धोखे से हत्या कर दी थी और खुद उस राज्य पर राजा बन गए थे। महाभारत के हरिवंश पर्व के अनुसार वो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। तो कहीं पर भारद्वाज लिखा हुआ है और कहीं पे कश्यप लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पुष्यमित्र ने जो वैदिक धर्म की पताका फहराई, उसी के आधार पर सम्राट विक्रमादित्य व आगे चल कर के गुप्त साम्राज्य के इस धर्म ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया गया। पुष्यमित्र शुंग ने संपूर्ण बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया और उसके बाद जितने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। जितने बचे हुए थे उन बुद्धिस्ट का सबका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब उसका शासन प्रबंधन कैसा था? साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी कि आज की पटना। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल हुआ। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बरार तक फैला हुआ था। पश्चिम में पंजाब से लेकर के और पूर्व में मगध तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार हो गया था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार एवं राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासक नियुक्त कर दिया और उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा बना दिया गया। धनदेव को कौशल का राज्यपाल बना दिया। राजकुमारी जी सेना के संचालक भी थे। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी कि गांव सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। इस काल के आते आते मौर्य काल में जो केंद्रीकरण हुआ था वह शिथिल हो गया था और जो सामंतीकरण की प्रवृत्ति थी वह होने लगी थी, यानी कि अब सामंत आगे चलने लगे थे। चलिए अब अगला जो अगला वंश है उसे देखते हैं।
अब आगे चल कर के भारत पर कुछ विदेशियों का भी आक्रमण होगा, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे। अब भारत के यवन राज देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम सबसे पहले हिंदुस्तानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण, ये इस प्रकार आए थे। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया की विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ, एंटियोकस फर्स्ट था उसने तो सही चलाया, लेकिन जो एंटियोकस सेकंड था उसके काल में जनता ने कुछ विद्रोह कर दिया और कुछ प्रांत स्वतंत्र हो गए। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। तो सबसे पहले किस विदेशी ताकत ने भारत पर आक्रमण किया या किसने किया? तो बैक्ट्रिया का राजा था डेमेट्रियस, उसने भारत पर आक्रमण किया। इसमें 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी एवं बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। तो अब इसको हिंद यूनानी कह दिया गया। किसको? सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? डेमेट्रियस ने, जो कहाँ का था? बैक्ट्रिया का था। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। तो हिंदू यूनानी राजा सबसे फेमस कौन था? मिनांडर। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा प्रश्रय है, ठीक है, प्रश्रय एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पंगहो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न के नाम से दिए गए हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो गोल्ड की कॉइन्स किसने चलाई? सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंदी यूनानियों ने चलाए थे। ये आपको याद रखना है। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कलाएं चलाईं, जिसे हेलेनिटिस्ट या हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण मिलता है। तो गंधार कला में किस विदेशी जो कला है उसकी छवि मिलती है? तो हेलेनिस्टिक की छवि मिलती है। आगे चल करके शक वंश हुए। शक वंश में विभिन्न राजा हुए। देखिए, शक प्राचीन आर्यों के वैदिक कालीन जो संबंधी रहे थे, जो कि शाकल द्वीप पर बसने के कारण शाक या शक कहलाए। ये शाकल द्वीप पर रहते थे। कौन? शक वंश के लोग। भारतीय पुराण इतिहास के अनुसार शक्तिशाली राजा सगर के द्वारा देश निकाले, सगर का द्वार जो सगर थे उसको देश निकाला दे दिया गया। वह लंबे समय तक निराश्रय रहने के कारण अपना सही इतिहास सुरक्षित नहीं रख पाए। हूणों द्वारा शकों को शाकल द्वीप क्षेत्र से भी खदेड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शकों का कई क्षेत्रों में बिखराव हो गया। यानी कि हूणों ने उन्हें खदेड़ दिया, भगा दिया। पुराणों में इस जाति की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा जो नरष्यंत थे उनसे मानी जाती है। राजा सागर ने राजा नरष्यंत को राज्यच्युत यानी कि गद्दी से हटा दिया था और देश से निर्वासित कर दिया था। वर्णाश्रम आदि के नियमों का पालन न करने के कारण तथा ब्राह्मणों से अलग रहने के कारण वे म्लेच्छ हो गए, निम्न जाति के हो गए और उन्हीं के वंशज शक कहलाए। तो शकों को किसके वंशज कहलाता है? सूर्यवंशी राजा थे नरष्यंत, जिन्हें देश से निकाल दिया गया था किसी कारणवश, और वे सही से अपने धर्म के नियमों को नहीं
मना पाए या उन्हें रख पाए तो उन्हें मलिच्छ कह दिया गया। यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब यानी कि तक्षशिला राजधानी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी पश्चिमोत्तर भारत और पांचवी शाखा के उत्तरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में विक्रमादित्य द्वितीय ने शकों को पराजित कर दिया और बाहर खदेड़ दिया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? दक्षिण भारत में फेमस थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन था, रुद्रदमन प्रथम, ठीक है, जिसका शासन गुजरात में बड़े भूभाग पर था। रुद्रदमन प्रथम ने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसे कि मौर्य काल में बनाया गया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो कहा जाए कि सुदर्शन झील को बनाया किसने था? तो मौर्यों द्वारा बनाया गया, लेकिन उसका जीर्णोद्धार किसने किया? तो रुद्रदमन ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लेना। भारत में शक राजा खुद को क्षत्रप कहते थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। क्षत्रप किसे कहा जाता था? तो शकों के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन यानी कि मौर्यों के बाद भारत का ऐसा पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला था। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्यों यानी कि रोम, पार्थिया और चीन के समकक्ष था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था कुषाणों का। अब कुषाणों के शासक देखते हैं। पहले हैं बेम कड़फिसेस। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुलुज कड़फिसेस को माना जाता है। यह यूची कबीले की शक्तिशाली सरदार थे। तो यूची कबीले के थे ये। इसके नेतृत्व में यूची कबीला उत्तर के पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय उपवाति में प्रवेश कर लेता है। यहाँ इसने यूनानी राजा जो हरमोयस थे उसको हराकर काबुल तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। अब हैं कनिष्क का अगले राजा। अगले कुषाण वंश के राजा की बागडोर कनिष्क के द्वारा संभाली गई थी। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान एवं योग्य शासक था। इसके काल में कुषाण शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। कनिष्क की राज्याभिषेक तिथि 78 ईसा मानी जाती है, ईस्वी मानी जाती है। इसी वर्ष से शक संबंध का प्रारंभ माना जाता है। तो कनिष्क के समय से ही शक संबंध, जो शक संवत है, उसे माना जाता है, ठीक है। तो 78 ईसा पूर्व में कितनी 78 ईस्वी में। तो शक संवत कब से? तो कुषाण वंश के राजा थे कौन? कनिष्क, और उन्हीं के राज्याभिषेक के समय से ही शक संवत मनाई जाती है। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन पर रही, यानी कि इसने चीन पर भी अधिकार कर लिया था और वहाँ के हन राजवंश के शासक पांचाओं को हरा दिया था। अब उसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं कनिष्क को। पहला है चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, वे महायान शाखा के अनुयायी था। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन
किया गया। तो कहाँ पर किया गया? कश्मीर के कुंडल वन में। इस समिति के अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदायों को विभाजित कर दिया गया था। तो हीनयान महायान को कौन सी जो संहिता थी उसमें? तो चौथी संहिता में बांटा गया था। इसी संहिता में महाविभाषा नामक पुस्तक का संकलन किया गया। इस पुस्तक के बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा गया। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? एक पुस्तक है महाविभाषा। महाविभाषा को बौद्धों की विश्वकोश कहा जाता है। इस पुस्तक में तीनों पटकों पर लिखी गई टीकाएँ जो थीं वे संकलित की गई हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों को भी सहिष्णु तरीके से मानता था। अगली है गांधार शैली। गांधार कला शैली का विकास भी कनिष्क के द्वारा ही गांधार में हुआ था। इसे एंडो ग्रीक शैली एवं ग्रीक बुद्धिक शैली भी कहा जाता है। इस कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों के काली स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। अगली है मथुरा शैली। मथुरा शैली, देखिए शादियों का सीज़न चल रहा है तो थोड़ी आपको साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि साइड में सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं डीजे के, तो उसे आप इग्नोर कीजिए। आगे मथुरा शैली को देखते हैं। इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ था। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। इस शैली में बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय भी इसी शैली को जाता। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाई गई? तो मथुरा शैली में। सिल्क मार्ग का अधिकार कर लिया। कनिष्क ने चीन के रोम जाने वाले सिल्क रूट पर तीनों मुख्य शाखाओं पर अधिकार कर लिया और कैस्पियन सागर से होकर जाने वाले मार्ग, रोम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग, ये पहला मार्ग, ये दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों मार्गों पर उसने अधिकार कर लिया। अगला उसका कार्य था विद्वानों को आश्रय देना। कनिष्क कला और विद्वता को आश्रय देता था। कनिष्क की राजभाषा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी। जो राज्यसभा थी उसमें अनेक विद्वान रहते थे, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, इन्हीं के जो राज्यसभा थी उसी में रहते थे। बुद्धचरित, सुंदरनंद, शार्यपुत्र प्रकरणम एवं सूत्रालंकार के रचनाकार अश्वघोष थे। बुद्धचरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। नागार्जुन दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया, देखिए भारत का आइंस्टीन कहा गया नागार्जुन को। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? नागार्जुन ने। वसुमित्र ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाषा सूत्र की रचना की थी। वसुमित्र ने क्या बनाया? महाविभाषा, जो कि बौद्ध धर्म का शब्दकोश था। चरक विद्वान एवं वैद्य थे। इनकी चरक संहिता रचना है। अब कुषाण वंश के सिक्के। सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। कनिष्क के तांबे के सिक्कों पर उसे बलि देवी पर बलि देते हुए दर्शाया गया। कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में मिले हैं। कुषाणों ने चांदी के सिक्कों को नहीं चलाया था। अब कुषाण वंश का पतन कैसे हुआ?
कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का पतन प्रारंभ हो गया। कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी वाशिष्क था वह बैठा। यह मथुरा और समीपवर्ती क्षेत्रों के शासन करता था। इसके बाद क्रमशः हुविष्क वासुदेव शासक हुए। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यमुना के तराई वाले भाग में नाग लोगों ने अधिकार कर लिया। साकेत, प्रयाग और मगध को गुप्त राजाओं ने अपने अधिकार में ले लिया और नवीन राजवंशों का उदय हुआ और कुषाण वंश का यहाँ पे अंत हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।